हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे क्यों चर्चा करने वाले हैं, आखिर किसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इस देश के प्रथम नागरिक की बात करेंगे और इस देश की जो सबसे बड़ी हस्ती है, संवैधानिक प्रमुख, आज महामहिम राष्ट्रपति के बारे में इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इनके पद से ऊंचा पद इंडिया में कोई भी नहीं है, ठीक है। और ये कैसे कार्य करते हैं, इनकी अवधि क्या होती है, इनके प्रमुख, इनकी शक्तियां क्या क्या है, आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ भी आपको ना कोई ट्रिक्स की ज़रूरत होगी और ना आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी। आज आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आज की वीडियो से कि राष्ट्रपति से कैसे क्वेश्चन बनकर आते हैं और राष्ट्रपति का आखिर कार्य क्या है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट, DSSB, KVS, NVS, रीट या फिर यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, सब में अगर पॉलिटी पूछी जाएगी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि ये राष्ट्रपति होते क्या हैं और इनका कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति का वर्णन जो है वो भाग 5 में, हमने अभी तक भाग 4 तक कर लिया था। तो भाग 4 में हमने पढ़ा था कि नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं, जिसका अनुच्छेद था 36 से 51, ठीक है। लेकिन भाग 4 का में हमने पढ़ा था मूल कर्तव्यों के बारे में, जो कि अनुच्छेद 51 का के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे भाग 5 के बारे में, जो किसका वर्णन करता है, जो कि संघ का वर्णन करता है। और इसका अनुच्छेद देखिए, अगर हम संघ की, यूनियन की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 52 से 151 तक होता है, ठीक है। तो आज हम अनुच्छेद के बारे में आप चिंता मत करिए, क्योंकि राष्ट्रपति से यानी संघ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो थियरी से बनते हैं, ना कि अनुच्छेद ज़्यादा नहीं पूछे जाते, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगी, ओके। तो संघ का वर्णन कहाँ पे हुआ है, भाग 5 में हुआ है। और इस अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। यहाँ हम देखेंगे अनुच्छेद 52 से 62 तक क्या बोला गया है। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह मशविरा से ही पावर्स का अपने यूज करता है, ठीक है। यानी ये खुद से नहीं करता है अपने पावर्स का यूज, बल्कि कैसे करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह मशविरा से करता है। तो अनुच्छेद 52 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत का वो राष्ट्रपति होगा, और यही क्या होगा, देश का प्रथम नागरिक भी होगा। याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक भी होता है, क्लियर। उसके बाद कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख, अब कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के सहयोगी मंत्रिपरिषद का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। तो राष्ट्रपति की जो सारी शक्तियां होंगी वो प्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे, कार्यपालिका में ही निहित होंगी। यानी कि राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का, यानी इन चारों का वो राष्ट्रपति क्या होगा, प्रमुख होगा, क्लियर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आप टिक कर देंगे कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब देखिए, बात यह है कि कहने को तो इनकी पोस्ट जो है बहुत बड़ी, सबसे बड़ी, इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट जो मानी जाती है वो राष्ट्रपति की होती है। लेकिन रियलिटी क्या है कि सारी शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास होती हैं वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के राष्ट्रपति जनरली यूज नहीं करते हैं। और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, PM होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, क्लियर। यानी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना चाहे कोई भी पावर जो है, जो राष्ट्रपति के पास है, वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की सैलरी जो होती है वो 1,50,000 होती है, ध्यान रखिएगा। 1,50,000 जो होती है वो राष्ट्रपति की सैलरी होती है, और वो भी जो है कैसे होती है, कर मुक्त होती है, ठीक है। यानी कोई भी कर जो है वो राष्ट्रपति की सैलरी पर नहीं लगता है, ठीक है।
चलिए, ये तो हो गया अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्लियर? आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या हैं। आखिर जो है कौन कौन सी योग्यता रखी गई है कि आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति के लिए जो एलिजिबल हो सकता है उसके लिए जो पहली शर्त रखी गई है वो ये है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, यानी कि वो सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि वो भारत का नागरिक हो। क्लियर? कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, यानी कि जो ज़्यादा हो सकता है लेकिन जो एक मिनिमम एज रखी हुई है वो कितनी है, 35 वर्ष है। 35 वर्ष से अगर एक दिन भी कम हुआ तो वो राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, यानी कि ऐसे किसी पद पर ना हो जो लाभ के पद होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो, यानी उसमें इतनी योग्यता हो कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, यानी कि अहर्ता उसके पास हो लोकसभा निर्वाचित होने के लिए। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, जो सबसे मेन जो है वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। क्लियर? तो ये है राष्ट्रपति की योग्यता। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या मैं, आप और आम जनता जो है वो वोट दे सकती है, तो इसका जवाब है नहीं। यानी कि मैं और आप और आम जनता जो होती है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं सहयोग ले सकती है, यानी हम और आप वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करी गई है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य होंगे, तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अब देखिए इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और तीसरा है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि एमएलए ऑफ स्टेट्स जो होते हैं, राज्यों के जो विधायक होते हैं वो भाग ले सकते हैं। और वो कैसे विधायक होंगे, 29 राज्यों के होंगे और 2 होंगे केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कौन कौन, दिल्ली और पौंडीचेरी के। क्लियर? तो 3 लोग जो होंगे ये इसमें भाग ले सकते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुच्छेद 54 में इसकी बात करी गई है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आप याद रखिएगा, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और कौन, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो राज्यों के विधायक होते हैं 29 राज्यों के और 2 केंद्र शासित दिल्ली और पौंडीचेरी के जो विधायक होते हैं वो जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। क्लियर? तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे होता है, सिर्फ इसमें 3 लोग भाग ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब निर्वाचन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन होता कैसे है। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं रट लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत की पद्धति द्वारा होती है, लेकिन ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती क्या है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति होती क्या है। देखिए जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आप सब लोग वोट देते हैं, तो आपके सामने क्या होता है कि 3-4 ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी एक को वोट देते हैं, पर राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जितने कैंडिडेट्स होंगे आपको सबको वोट देना होता है। क्लियर? तो प्रायोरिटी के आधार पर जैसे 3 कैंडिडेट्स हैं राष्ट्रपति के लिए, तो जो लोग वोट देंगे वो प्रायोरिटी देंगे कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है और तीसरे नंबर पर कौन है। इस तरीके से वोटिंग होती है। आपको तीनों को देना है, लेकिन जो सबसे ऊपर आपको जिसको रखना है आप उसको सबसे ऊपर रखेंगे, और फिर जब काउंटिंग के बाद जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जो सबसे ऊपर होगा वही जो है क्या होगा, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। क्लियर? यानी कि आपको प्रायोरिटी पे रखना होता है। आपको वोट जो होंगे वो चारों कैंडिडेट्स को देने होंगे, लेकिन प्रायोरिटी पे आप जिसको रखेंगे वही राष्ट्रपति हमारे देश का चुन लिया जाता है। क्लियर? तो आज आपको समझ आ गया होगा कि एकल संक्रमणीय मत की पद्धति होती क्या है। ठीक है, तो यही होती है कि 3-4 अगर कैंडिडेट्स हैं आपको सबको वोट देना है और प्रायोरिटी के आधार पर देना है। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ कि आज आप एकल संक्रमणी मत पद्धति समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम राष्ट्रपति का शपथ, यानी कि किसके सामने राष्ट्रपति अपना शपथ लेता है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, उसको हटाना है उसके पद से, तो हम उसके पद से उसको हटाएंगे कैसे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, एक महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो राष्ट्रपति पर लगाकर, यानी कि इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट के ऊपर आप महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से आप हटा सकते हैं। और ये संविधान के अनुच्छेद 61 में ये बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो होगी वो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी है। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में क्लियर की गई है। अब आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता कैसे है, यानी कि ये लगाया कैसे जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो संसद द्वारा लगाई जा सकती है। ठीक है, अब संसद कौन है? तो संसद आपको पता है कि लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक है, संसद कौन है? लोकसभा है और राज्यसभा है। क्लियर? तो देखिए, होता क्या है कि संसद से, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कहीं से भी शुरू हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा से है या फिर राज्यसभा से, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा, अब देखिए होता क्या है कि लोकसभा, अब इसका प्रोसेस क्या है चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो लोकसभा से शुरू हुई है। ठीक है, और सबसे पहले लोकसभा के, अगर ये लोकसभा से शुरू हुई है महाभियोग की प्रक्रिया, तो सबसे पहले लोकसभा के 1/4 लोग, यानी कि 1/4 लोग जो है वो लिखित नोटिस किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे सबसे पहले। यानी कि लोकसभा से मान लीजिए शुरू हुआ है ये प्रोसेस महाभियोग का, तो सबसे पहले लोकसभा के 1/4 लोग लिखित नोटिस किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। क्लियर? उसके बाद 14 दिन बाद जो है लोकसभा में फिर से वोटिंग होगी, और वोटिंग में यदि उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत मिल गया तो फिर वो प्रस्ताव आगे बढ़ जाएगा और राज्यसभा के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर राज्यसभा में भी वोटिंग होती है, और यदि 2/3 बहुमत जो है वो राज्यसभा पर भी मिल गए तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। क्लियर? तो महाभियोग की प्रक्रिया कौन लगा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया संसद जो है, यानी कि चाहे लोकसभा या राज्यसभा द्वारा लग सकती है। क्लियर? तो एक बार और समझ लीजिएगा महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया कोई भी लगा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लोकसभा से अगर शुरू हुई है तो सबसे पहले लोकसभा के 1/4 लोग लिखित नोटिस किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। उसके बाद 14 दिन बाद लोकसभा में वोटिंग होती है, और वोटिंग में यदि उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत मिल गया तो फिर वो प्रस्ताव आगे बढ़ जाएगा और राज्यसभा के पास जाएगा। फिर राज्यसभा में भी वोटिंग होती है, और यदि 2/3 बहुमत वहां पर भी मिल गया तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। क्लियर? आगे चलते हैं हम। राष्ट्रपति के अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं, वो किसकी नियुक्ति कर सकता है, किसको हटा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। किसकी किसकी? भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की। क्लियर? भारत का महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, AGI की नियुक्ति कर सकता है। और फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। क्लियर? तो ये कुछ शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट और याद रखिएगा कि कभी कभी राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कुछ देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। क्लियर। उसके बाद है संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, यानी कि जो कानून बनता है वो ऐसे नहीं बन जाता, सबसे पहले राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कोई जो है पारित जो विधेयक होता है वो कानून बनता है। ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, यानी कि तीनों सेनाओं के आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के प्रधान कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि राष्ट्रपति को इतनी शक्ति दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए, उसके अपराध के लिए फांसी की सजा अगर दी जा रही है तो राष्ट्रपति उसको भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। इतनी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। क्लियर। तो अनुच्छेद 72 याद रखिएगा, 72 में क्या कहा गया है कि क्षमादान शक्ति किसके पास दी गई है, राष्ट्रपति के पास दी गई है, यानी कि किसी को किसी के अपराध के लिए अगर फांसी की भी सजा सुनाई जाती है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है, यानी कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनका संयुक्त सत्र कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। संसद के सदस्यों को चुनने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। अब संसद कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति जो होगा वो लोकसभा से 2 सदस्य चुन सकता है और राज्यसभा से 12 सदस्य को चुन सकता है। लोकसभा से जो 2 सदस्य को चुनेगा वो क्या होंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय के होंगे, और राज्यसभा के जो 12 सदस्य को चुनेगा वो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य एवं पत्रकारिता से संबंधित होंगे। ठीक है। अब देखो इसको याद करने के लिए, लोकसभा में क्या है, लोकसभा छोटा वर्ड है तो इसको दो सदस्य चुनेगा। ठीक है। राज्यसभा में देखिए ये यहाँ 4 है तो 2 है। ठीक है। यहाँ 5 है तो यहाँ पे 12। राज्यसभा में ज्यादा शब्द हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 12 है। ठीक है। तो लोकसभा से कितने, 2 सदस्य चुन सकता है राष्ट्रपति, और राज्यसभा से कितने, 12 सदस्य को चुन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या क्या हैं। देखिए राष्ट्रपति जो है आपातकालीन शक्तियां भी बुला सकता है, और संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल का प्रावधान किया गया है। कौन कौन सा, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। यानी कि ये 3, देखिए 3 का गैप तीनों में है, तो याद करने का एक अच्छा सा आप मान सकते हैं, याद करने का एक तरीका 352 3 छोड़ के 356, 3 छोड़ के 360। ठीक है। तो अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब होगा तो क्या होगा कि राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल लगा सकता है। अच्छा, एक और बात की राष्ट्रीय आपातकाल लगता कब है। ठीक है। तो या तो युद्ध की स्थिति बनेगी तब लगेगा, बाह्य आक्रमण का शंका होगा तब लगेगी, या फिर सशस्त्र विद्रोह होगा तब जाके राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है। 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन, यानी कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वो क्या, किस अनुच्छेद में, 356 में। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है। तो ये तीनों अनुच्छेद आप याद रखिएगा, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, और 360 है वित्तीय आपातकाल। ये 3 आपातकाल हैं। और एक और बात आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महाभियोग जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा जो राष्ट्रपति के ऊपर अनुच्छेद 61 में हम महाभियोग लगाते हैं वो यूएसए से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये थे आज के राष्ट्रपति से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, इनकी शक्तियाँ कितनी है, इनकी वोटिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है, इनको वोट कौन कौन दे सकता है। ठीक है। इसके बारे में आज हमने चर्चा करी है इस टॉपिक पे। ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।